देखो ये कॉइल है, कॉइल को मैं रोटेट करता हूं लाइक दिस, रोटेट करा, ऊपर स्प्रिंग में बन गया होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं बना तो ये वापस नहीं जाएगा छोड़ने के बाद, और अगर छोड़ने के बाद वापस गया तो समझ लो रिस्टोरिंग टॉर्क बना होगा। ये वही कॉइल वापस और रिस्टोरिंग टॉर्क बना है। वेलकम बच्चों, and we are back again with the next lecture. That is going to be lecture number 13 from the unit magnetic effects of current and magnetism. And the topic that we are going to complete today is moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer टॉपिक आज हमें कंप्लीट करना है और इस टॉपिक को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट हम करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट पार्ट में we will try to understand its working, its principle. Okay, फर्स्ट पार्ट में ये करने वाले हैं and that is going to be today lecture number 30. नेक्स्ट पार्ट में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ एक चीज रिलेटेड है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। Sensitivity of galvanometer, and there are two types, current sensitivity and voltage sensitivity. तो नेक्स्ट लेक्चर हम इसके लिए रखेंगे और लास्ट पार्ट हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का करेंगे इट्स कन्वर्जन, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लास्ट पार्ट रखेंगे एंड ये हो जाएगा हमारा लेक्चर नंबर 50। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट पैकेज, वो क्या है, इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, इट्स सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन, और इसके लिए हमने अलग-अलग लेक्चर रखे हैं। अदरवाइज अननेसेसरी एक बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी जिसको बनाने में भी दिक्कत हो सकती है, और जब आप लोग उस एक लेंथी वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको ये एहसास होएगा कि बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है तो छोड़ दें क्या, लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों। ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही हमने इसको 3 डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? तो प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया ही था। लास्ट लेक्चर था हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पर किसी करंट कैरिंग कॉइल को रख दें तो उस पर टॉर्क लगती है और वो घूमना शुरू कर देती है। ये लास्ट टॉपिक में पढ़ा था और यही हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल भी है। सो द प्रिंसिपल फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्रिंसिपल अ करंट कैरिंग कॉइल when placed in a region of magnetic field experiences a torque। जब भी आप एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पर रखोगे तो उसको टॉर्क मिलेगा, टॉर्क मिलेगा तो वो रोटेट करेगा। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पहले टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल वाला लेक्चर जरूर कर लें। उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, YouTube सर्च बार के ऊपर लिखें टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल और उसके आगे लिख दें फिजिक्स सीखो, यू विल गेट टू दैट लेक्चर। वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करें, तभी आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अच्छे से समझ में आएगा। जिन लोगों ने लेक्चर कर लिया है वेलकम टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिन्होंने अभी तक नहीं करा है सजेस्ट करूंगा यही कि पहले उस लेक्चर को देख लीजिए एक बार।
सो करंट कैरिंग कॉइल जैसे ही आपने एक मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे रखा, उसको टॉर्क लगेगा, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय द फॉर्मूला NIAB sin थीटा। याद है ना, वेयर B इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद रखो B क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बाकी सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। N इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I is current flowing in the coil, A is area of the coil, B is uniform magnetic field in which coil is placed, and theta is angle between normal to the area of the coil, normal to the surface of the coil and direction of the field। तो आप कह सकते हो this is the area between, angle between area vector and magnetic field vector। area vector मतलब normal to the surface of the coil। Suppose we are having a coil, suppose we are having this coil, okay, suppose we are having this coil और इस coil का surface ये है, तो surface के perpendicular ये area vector का डायरेक्शन होता है, पता है ना, इसकी जरूरत आज भी पड़ेगी, लास्ट बुक में भी थी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ऐसे, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल था हमारा थीटा, ये याद रखिएगा। ओके, सो प्रिंसिपल हो गया, अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, और टॉर्क का फार्मूला हमें याद है, एंड थीटा क्या था ये भी याद है, और बी क्या था ये भी याद है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल तो हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल लास्ट टॉपिक से रिलेटेड था, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन एक्चुअल में व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, used to detect the presence of current, and the direction of current। ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है। दो काम है इसके। अच्छा, टू मेजर द करंट मत लिखना, करंट मेजर करने के लिए हमारा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर। गैल्वेनोमीटर इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत कम करंट पर, माइक्रो एम्पियर के लेवल के करंट पे ही ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? सपोज ये एक मीटर है, कोई भी मीटर हो सकता है, आपके बाइक का स्पीडोमीटर भी हो सकता है। तो मीटर में पॉइंटर होता है जो जीरो से लास्ट तक जाता है, ऐसे ही गैल्वेनोमीटर का भी एक पॉइंटर होगा जो जीरो से लास्ट तक जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो से लास्ट रीडिंग तक जब जाता है ना, ये लास्ट रीडिंग है, लास्ट रीडिंग बहुत कम करंट के लिए चला जाता है। अगर बहुत ही कम करंट के लिए, मतलब 10 टू द पावर -6 एम्पियर के लेवल के करंट पे ही चला जाता है, तो इतना कम करंट हम कहां मेजर करेंगे? That is why it is not used to measure the current. It is only used to check the presence of current. करंट है या नहीं किसी ब्रांच में, उसको चेक करने के लिए, याद करो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यूज करा था गैल्वेनोमीटर को, कि करंट है या नहीं बीडी वाली ब्रांच में, डायगोनल ब्रांच में, है ना, नल पॉइंट चेक करने के लिए। अगर करंट नहीं है तो इसकी रीडिंग जीरो होती है। ओके, so it is an electrical instrument which is used to check the presence of current, you have to detect the presence of current and the direction of current, और अगर करंट है तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये कैसे बताता है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर का जीरो होता है वो एक्चुअल में सेंटर में होता है, सेंटर। तो अगर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर एक साइड गया, समझ लो अगर इधर गया तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा इसके थ्रू, और अगर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर इधर गया तो समझ जाइए करंट ऐसे फ्लो करके गया होगा इसके थ्रू। गैल्वेनोमीटर के लिए सिंबल G लिखा जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप लैब में गए भी
आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से कुछ एक्सपेरिमेंट किए हो तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं आपको बॉक्स में, एक में नीचे V लिखा होगा, एक में नीचे A लिखा होगा, एक में नीचे G लिखा होगा। V मतलब वोल्ट मीटर, इसकी अलग रीडिंग चल रही है, एमीटर इसकी अलग रीडिंग चल रही है, G मतलब गैल्वेनोमीटर इसकी अलग रीडिंग चल रही है, इसका सेंटर में 0 होता है। इन सब का 0 एक एंड पर होता है और मैक्सिमम रीडिंग दूसरे एंड पर होती है, लेकिन इसका सेंटर पे 0 होता है। तो गैल्वेनोमीटर आप अगर लैब में जाकर देखोगे तो उस पे G लिखा मिलेगा, G फॉर गैल्वेनोमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर का नाम, गैल्वेनोमीटर एक साइंटिस्ट थे गैल्वनी, उनके नाम पर रखा गया। गैल्वनी ने गैल्वेनोमीटर डिस्कवर नहीं किया, बनाया नहीं उन्होंने, लेकिन उनके नाम पर गैल्वेनोमीटर को रखा गया। गैल्वनी एक साइंटिस्ट थे। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल, अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड V वाली जगह पे रख दोगे तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है और ये स्टार्ट कर देता है रोटेट करना, ये स्टार्ट कर देता है रोटेट करना। किस प्रिंसिपल पे गैल्वेनोमीटर काम करेगा? प्रिंसिपल के बाद अब गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे और वर्किंग देखेंगे। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अभी वक्त हो गया है, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लें, प्रिंसिपल को और व्हाट इज गैल्वेनोमीटर इसको भी आप अपने नोट्स में मेंटेन कर लें। चलिए इसको रब करते हैं। यस, आफ्टर द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल के बाद नाउ वी कम टू इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में मतलब आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको देखना होगा। चलिए डायग्राम बनाते हैं गैल्वेनोमीटर का, किस तरीके से गैल्वेनोमीटर की कॉइल रखी जाती है कि इस पर टॉर्क लगे। तो लगभग लास्ट डायग्राम जो हमारा टॉपिक में था वही डायग्राम रिपीट करना है, लेकिन थोड़ा अच्छे से बनाएंगे डायग्राम को। सपोज वी आर हैविंग पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट वाले पोल्स कैसे होते हैं? ये यू शेप मैग्नेट होता है बच्चों, ऐसे ऐसे, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो ऐसा करने से क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो ये जगह है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप अपनी कॉइल रख दोगे यहां, तो दिस कॉइल इज इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरीके से हॉर्सशू मैग्नेट के पोल्स हम बनाएंगे, सिर्फ पोल्स, पूरा मैग्नेट तो हम शो नहीं करेंगे, सिर्फ पोल्स बनाएंगे। सपोज दीज आर द पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल है और ठीक इसके सामने साउथ पोल बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाना है चेक कर लो। दिस इज साउथ। यहां पर वी आर हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पर नाउ आई विल हैव अ कॉइल। आई विल हैव अ कॉइल। और इस कॉइल में बहुत सारे टर्न्स रखने हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल। अब टर्न्स ज्यादा क्यों रखते हैं वो भी देखेंगे। लेट द कॉइल हैज n टर्न्स। और इस कॉइल में जो वायर यूज होता है ना, वो इंसुलेटेड वायर यूज होगा। सपोज मैंने इस वायर से अपनी कॉइल बनाई है, तो वायर इज इंसुलेटेड, इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की पॉलिश होती है। मतलब हर एक टर्न दूसरे टर्न के साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसलिए इंसुलेट करते हैं। सो इट इज इंसुलेटेड वायर एंड द एरिया ऑफ द कॉइल इज A। इस कॉइल का एरिया A है। अब ये करंट कैरिंग कॉइल है। सपोज इट इज कैरिंग करंट I लाइक दिस, तो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ठीक है, इसके अलावा इस कॉइल को नीचे
एक स्प्रिंग के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। सपोज ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का दूसरा एंड, एक एंड तो कॉइल के साथ लग गया, दूसरा एंड नीचे फिक्स कर दिया जाएगा एंड इस स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट K है, स्मॉल k। व्हाट इज स्मॉल k? टॉर्शनल कांस्टेंट। बताएंगे क्या होता है। और इस कॉइल के साथ ऊपर एक पॉइंटर जोड़ा जाएगा। जब कॉइल रोटेट करेगी, सपोज द कॉइल इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो जब कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल की रोटेशन को हम एक स्केल पे ऑब्जर्व करेंगे। स्केल पे कैसे ऑब्जर्व करेंगे? इस कॉइल के साथ यहाँ एक पॉइंटर लगा दिया, ऐसे जोड़ दिया पॉइंटर को। पॉइंटर मतलब वो जो स्पीडोमीटर में आपने देखा होगा ना, एक सुई घूमती है हमारे स्कूटर या बाइक के स्पीडोमीटर में, एक निडल घूमती है, उसको पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है ना, पॉइंटर बोलते हैं। तो ये कॉइल है, मैंने ये कॉइल के यहाँ पर मैंने ऐसे पॉइंटर फिक्स कर दिया। नाउ इफ द कॉइल विल रोटेट, द पॉइंटर विल रोटेट विद इट। अगर ये कॉइल रोटेट करेगी तो पॉइंटर भी रोटेट करेगा, और पॉइंटर रोटेट करेगा अपने स्केल पर, तो वहां हमें रीडिंग मिलती है। ये अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम एक पॉइंटर लगाएंगे ऐसे यहां पर, ये पॉइंटर, दिस इज द पॉइंटर। और पॉइंटर जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो पॉइंटर विल आल्सो रोटेट विद द कॉइल, और पॉइंटर अपनी रीडिंग देगा एक स्केल पर, तो साथ में यहां पर एक स्केल लगा होता है। दिस इज द स्केल on which reading of the pointer can be taken। तो अभी ये सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, इस सिस्टम को समझ लो अच्छे से। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। तो एक गैल्वेनोमीटर, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, अच्छा नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों है अभी तक समझ गए होंगे वैसे आप, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल मूव करती है, रोटेट करती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर में स्ट्रॉन्ग पोल्स होते हैं, जिससे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड आना चाहिए। करंट कैरिंग कॉइल होगी ऑफ लार्ज टर्न्स, नीचे से इसको एक स्प्रिंग के साथ जोड़ा गया है जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट K है, ऊपर इसके पॉइंटर लगा दिया है दैट विल रोटेट विद द कॉइल ऑन अ स्केल वेयर वी कैन हैव रीडिंग, वेयर वी कैन हैव रीडिंग। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है जो मैंने अभी बोला। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस कंस्ट्रक्शन को भी लिख सकते हो, लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नाउ वी कम टू वर्किंग। कंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हो, चलो एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करके जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनो और कंस्ट्रक्शन लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स वर्किंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब ये काम कैसे कर रहा है, काम करने का प्रिंसिपल तो पता चल गया ना आपको। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज कि अगर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे रखोगे तो उस पे लगेगा टॉर्क और वो घूमना कर देगा स्टार्ट। जैसे ही वो घूमना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके साथ एक पॉइंटर लगा है, वो पॉइंटर भी घूमेगा, स्केल पे जाके हम ले लेंगे उसकी रीडिंग। एंड दिस इज द सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ द डायग्राम। सिंपलीफाइड डायग्राम है बिल्कुल, जहां पर सिर्फ मेन चीजें दिखाई गई हैं हमें गैल्वेनोमीटर की। चलो वर्किंग का as a current I flows through the coil of galvanometer, the coil of galvanometer having n turns, area A and placed in uniform magnetic field B. The torque acting on the coil is given as the torque acting on the coil is given as tau is equals to n I a b
sin theta, where theta is the angle between A and B, area vector and magnetic field vector। अब ये चीज हमने लास्ट टॉपिक में सीखी अच्छी तरीके से और इस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन करा है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और एरिया वेक्टर इसका इधर है, ये कॉइल है, ये सरफेस है। एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा? एरिया वेक्टर होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये एरिया वेक्टर आ गया। तो नाउ द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो आपको दिखेगा, द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। इसके बीच में, और ये जो पेन मैंने यूज करा है कहां जाएगा, ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा, है ना, दिस इज द नॉर्मल टू द एरिया ऑफ द पॉइंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ओके, द डायग्राम लुक्स लाइक दिस ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर ये डायग्राम ऐसा है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और एरिया इधर जा रहा है, एरिया का वेक्टर इधर जा रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा, मान लो ये कॉइल इज रोटेटिंग, इफ द कॉइल इज रोटेटिंग, कॉइल के साथ साथ ऊपर पॉइंटर रोटेट करेगा, लेकिन नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग क्या करेगी? दिस स्प्रिंग विल प्रोड्यूस रीस्टोरिंग टॉर्क। ये स्प्रिंग इस कॉइल को घूमने नहीं देगी, रोटेट करने से रोकेगी। कैसे रोकेगी? देखो सिंपल है बहुत ज्यादा, स्प्रिंग का फंक्शन बहुत सिंपल होता है। अगर आप इस फंक्शन को ऐसे समझो, सपोज मेरे पास ये स्प्रिंग है, इधर मैंने इसको फिक्स कर दिया, चलो अगर मैं इस स्प्रिंग के ये वाले एंड को फोर्स लगाऊं और इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करूं, तो थोड़ी देर तक तो ये स्ट्रेच होगी, लेकिन उसके बाद इसको स्ट्रेच करना मुश्किल हो जाता है ना। और याद करो, अगर आपने इसको स्ट्रेच कर दिया बाय अ डिस्टेंस x, तो इसके ऊपर लगने वाली रीस्टोरिंग फोर्स जो ऐसे लगती है, उसका फॉर्मूला होता है kx। ये आपने 11th में भी पढ़ा है, kx, where k is स्प्रिंग कांस्टेंट। k को क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले में? स्प्रिंग कांस्टेंट। और जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा इसको मुश्किल होता जाता है स्ट्रेच करना, क्योंकि f is proportional to x, f is proportional to x। जितना खींचोगे उतनी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है, क्योंकि स्प्रिंग का नेचर ही ये है। आप इसके साथ जैसा करोगे उसका उल्टा करेगी। आप इसको कंप्रेस करोगे, कंप्रेस होने से रोकेगी, फिर रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगने लग जाती है। ओके, तो जिस तरीके से हम किसी एक स्प्रिंग को, स्प्रिंग है, किसी एक स्प्रिंग को अगर ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं, छोड़ देखो वापस, है ना, तो ये वापस जाती है, ये अंदर अपने क्या बनाती है? रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसे ही अगर किसी स्प्रिंग को ट्विस्ट करने की कोशिश करोगे, सपोज ये स्प्रिंग है, इसको मैंने ऐसे ट्विस्ट करने की कोशिश करूंगा तो छोड़ते ही वापस आएगी, ट्विस्ट करने की कोशिश करूंगा छोड़ते ही वापस आएगी। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि कॉइल के साथ नीचे स्प्रिंग लगी है, कॉइल घूमेगी अगर तो नीचे स्प्रिंग ट्विस्ट होगी एंड इट विल प्रोड्यूस रीस्टोरिंग टॉर्क। इट विल प्रोड्यूस रीस्टोरिंग टॉर्क। जिस तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला F kx है, वैसे ही अब जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, नीचे से तो फिक्स कर दिया इसको, लेकिन ऊपर से तो ऐसे कॉइल की वजह से, कॉइल के साथ साथ ये स्प्रिंग ऐसे ट्विस्ट कर रही होगी, तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब ये ट्विस्ट होने से अपने आप को रोकेगी, वापस आने की कोशिश करेगी, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है। रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ आर लिख सकते हो, आर मतलब रीस्टोरिंग, और ये प्रोपोर्शनल होता है कि आपने कितना एंगल इसको घुमा दिया। मान लो एंगल रोटेटेड बाय द स्प्रिंग इज फाई, फाई एंगल घुमा दिया रेडियन में, एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर दिस फार्मूला इज k। नाउ k इज नॉट दिस k, इससे अलग है वाला k, ये k होता है टॉर्शनल कांस्टेंट, इसको टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, दिस इज नोन एज टॉर्शनल कांस्टेंट। ओके, तो इस तरीके से स्प्रिंग का फंक्शन हो रहा है यहां मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। और बेफिक्र रहो, मैं इसका भी आपको अभी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट दिखाऊंगा, पहले आप बोर्ड पर समझ लो, फिर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की तरफ भी जाएंगे, कैसे एक कॉइल नीचे स्प्रिंग लगने के बाद, ऊपर पॉइंटर लगने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है और कैसे स्प्रिंग उसको घूमने से रोकेगा। पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको इस लेक्चर में, तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा।
So the torque acting on the coil is NIAB sin theta due to magnetic field, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है ये टॉर्क। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो टॉर्क भी नहीं लगेगा। At the same time, restoring force developed in the spring is K phi. Restoring force developed in the spring is K phi. Due to rotation of the coil, restoring torque developed in the spring is tau r, restoring torque is equals to K phi, where K is torsional constant of the material of the spring, ये spring के material की property है, and phi is angle rotated by coil, जितना एंगल कॉइल ने रोटेट किया है उतना ही एंगल स्प्रिंग ने भी रोटेट किया है, याद रखना। एंगल रोटेटेड बाय द कॉइल और स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना ट्विस्ट आया, स्प्रिंग के लिए इसको ट्विस्ट बोलते हैं हम लोग। अब देखो जैसे जैसे आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ते 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 एक टाइम आएगा कि जो बाहर की तरफ फोर्स लगाई थी डिफॉर्मिंग फोर्स उसके इक्वल हो जाती है और फिर हम उसके बाद उस स्प्रिंग को कभी नहीं खींच पाएंगे। ऐसे ही रिस्टोरिंग टॉर्क भी तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क क्योंकि एंगल पे डिपेंड करती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल रोटेटेड, तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा कि रिस्टोरिंग टॉर्क इस वाली टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क जब इस वाली टॉर्क के इक्वल हो जाएगा दैट विल बी नोन एज इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों टॉर्क अपोजिट हैं एक दूसरे से और ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो नेट टॉर्क बन गया जीरो और इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन सेटअप हो जाता है। अभी इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ये आप चाहते हो तो नोट करना, इसको नोट कर लो, मैं यहां से रब करना चाहता हूं। यस, सो नाउ एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium the torque set up in the coil is equals to restoring torque of the spring। ठीक है, तो अब आप टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा is equals to restoring torque is K phi। ओके, यहां से I के लिए आप फॉर्मूला बना लो, I को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं। It gives us I is equals to K upon NBA into 5 पहले से लिखा है, अपॉन साइन थीटा नीचे जाएगा, अपॉन साइन थीटा। अब देखो ये जो पहले वाला फैक्टर मैंने थोड़ा अलग करके लिखा है, ये सब कुछ कांस्टेंट है, K upon NBA is a constant for a given galvanometer। ध्यान से देखो, K स्प्रिंग का कांस्टेंट है, टॉर्शनल कांस्टेंट, N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है, एक बार जितने टर्न्स की कॉइल आपने ले ली नंबर ऑफ टर्न्स तो अब नहीं बदलेंगे, अब तो कैलकुलेटर डिजाइन हो चुका है। B मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कॉइल घूम रही है, एक बार आपने पोल्स लगा दिए अब मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो चुका है। A एरिया ऑफ द कॉइल, एक बार आपने कैलकुलेटर बना लिया, अब आपने तो कैलकुलेटर बना लिया तो एरिया ऑफ द कॉइल जो है उतना ही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, इसको गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं और रिडक्शन फैक्टर भी कहते हैं। इट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और रिडक्शन फैक्टर। दिस फैक्टर इज नोन एज रिडक्शन फैक्टर और galvanometer constant। It is constant for a given galvanometer। It is constant for a given galvanometer, याद रखिए।
अब देखो इस फॉर्मूले में एक दिक्कत आ रही है मेरे सामने, आई को चेक करो, ये तो कांस्टेंट है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन साइन थीटा, आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन साइन थीटा। यहां क्या दिक्कत है? वी हैव अ प्रॉब्लम हियर, वी हैव अ प्रॉब्लम हियर एंड दैट इज I is not proportional to deflection। अब देखो मैं गैल्वेनोमीटर से क्या चाहूंगा कि गैल्वेनोमीटर से क्या चाहिए हमें, गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा कि आइडिया ऑफ करंट, इट गिव्स अस आइडिया ऑफ करंट, कि यहां पर अगर करंट है तो थोड़ा बहुत उसका आइडिया भी मिल जाए, करंट के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन आएगा तभी तो आइडिया मिलेगा करंट का। सपोज ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल है और ये पॉइंटर है, जितना कॉइल रोटेट करेगा उतना ही तो गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को रोटेट करना है ना, उतना ही तो रोटेट करना है। लेकिन ध्यान दो I प्रोपोर्शनल टू फाई नहीं आ रहा है, मतलब एंगल रोटेटेड बाय द कॉइल तो फाई है, लेकिन वो करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जब जैसे ये कॉइल घूमने लगेगी लाइक दिस, तो पॉइंटर तो कॉइल के साथ घूम रहा है, लेकिन वो जो डिफ्लेक्शन है I उसके प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इट मींस जो ऊपर स्केल है, स्केल पर हमारे पास लीनियर मार्किंग नहीं आएगी। We cannot have a linear scale with this arrangement। We have a problem here, since I is not proportional to, या कह लो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, आई फाई के प्रोपोर्शनल है ही नहीं, तो वी कैन नॉट हैव अ लीनियर स्केल। हम यहां पर लीनियर स्केल नहीं ला पाएंगे। लीनियर स्केल कैसा स्केल होता है बच्चों, देखो जैसा कोई स्केल है ना, लीनियर स्केल का मतलब है कि यहां 0 मान लो, यहां 1, तो जितना गैप 0 और 1 के बीच में उतना ही 1 और 2 के बीच में होगा, उतना ही 2 और 3 के बीच में होगा, उतना ही 3 और 4 के बीच में होगा, गैप बराबर आएंगे रेडिक्स के बीच में। अभी यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, वी कैन नॉट हैव अ लीनियर स्केल, ऐसा स्केल नहीं मिल पा रहा हमें कि गैप सारी रेडिक्स के बराबर में इक्वल आ जाए, और ऐसा स्केल तो बेकार स्केल होगा कि गैप अलग अलग, 1 और 2 के बीच में अलग गैप, 2 और 3 के बीच में अलग गैप, तो दैट विल नॉट बी अ गुड स्केल। तो अगर मुझे लीनियर स्केल चाहिए, अगर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो क्या करना पड़ेगा इस गैल्वेनोमीटर में, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। अभी इतना तो समझ में आ चुका है कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। गैल्वेनोमीटर के काम करने का तरीका है कि जैसे ही एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड की जगह में रखोगे, उसको टॉर्क लगेगा, वो घूमेगा, वो घूमेगा तो क्योंकि उसके साथ उसके ऊपर पॉइंटर लगा हुआ है, साथ में वो भी घूमेगा। पॉइंटर एक स्केल पर घूमेगा, स्केल से हमें रीडिंग मिल जाएगी कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर छोटा मोटा करंट है तो गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हो, अदरवाइज गैल्वेनोमीटर इज नॉट यूज्ड टू मेजर द करंट, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द करंट, टू चेक द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये याद रखना। लेकिन अभी हम मेजरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही बेसिस बनता है एक करंट मेजरिंग डिवाइस का, जिसे एमीटर बोलते हो। तो इसलिए अभी गैल्वेनोमीटर की पूरी फंक्शनिंग चेक करनी है, समझनी है, जिससे कि हम इसको एक एमीटर में कन्वर्ट कर पाए, जो फिर फाइनली अच्छे तरीके से करंट को मेजर करेगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक कॉपी करें, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कि हम करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई ले आए। अगर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आ जाएगा तो वी कैन हैव अ लीनियर स्केल फॉर दैट अरेंजमेंट। तो ये चेक करना है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पहले आप जल्दी से यहां तक कॉपी करो पॉज करके वीडियो को, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे विद रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यहां तक आप कर चुके हो। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और समझेंगे व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे लिए पोल्स है ना, ये पोल्स आप समझो इसको, पोल से बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, ये नॉर्थ पोल है, फ्लैट है एकदम से, है ना, और ये ऐसी साउथ पोल है, ये फ्लैट है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है वो सब पैरेलल जा रही है।
इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सोचो यहाँ पर दिक्कत क्या है। दिक्कत है कि अगर मुझे I प्रोपोर्शनल टू फाई करना है तो नीचे जो साइन थीटा लिखा हुआ है इसको 1 करना पड़ेगा, तो I प्रोपोर्शनल टू फाई हो जाएगा। साइन थीटा को 1 करना पड़ेगा और वो 1 होता है जब थीटा 90 होता है। मतलब मुझे एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिस मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये एंगल हमेशा 90 डिग्री हो जाए। एंड व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइन इधर है। इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 आए, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड फ्लैट पोल्स से नहीं आता, ये आता है कॉनकेव पोल्स से। ऐसे कॉनकेव पोल्स सिलिंड्रिकल होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो सिलेंडर बन जाएगा, है ना, ये सिलेंडर बन जाएगा लाइक दिस। तो कॉनकेव, फ्लैट की जगह आई विल यूज कॉनकेव पोल्स, फ्लैट की जगह आई विल यूज कॉनकेव पोल्स, देन आई कैन हैव अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और साथ ही साथ ये जो कॉइल है, इस कॉइल को वाउंड करना होता है एक सॉफ्ट आयरन कोर। बीच में एक कोर रखी जाएगी, सिलिंड्रिकल कोर रखी जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, सपोज ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, तो इसके ऊपर अगर मैं अपने वायर को वाउंड अप कर दूं लाइक दिस, इस तरह से, ये वायर है जिससे मैं इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिससे मैं कॉइल बना सकता हूं। इस वायर को ऐसे वाउंड अप करने के बाद ये लाइक दिस, 1 टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, एंड सो ऑन। 3 टर्न मैंने इस पे पूरे कर दिए हैं, 4th टर्न इज गोइंग ऑन। इस तरीके से मैं ऐसी एक कॉइल बना सकता हूं। ये मैंने एक सिलेंडर, सॉफ्ट सिलेंड्रिकल कोर है, सॉफ्ट आयरन की, इट इज अ कोर, सिलेंड्रिकल शेप की कोर है। इसके ऊपर देखो ये लाइक दिस, इस वायर को वाउंड अप करा और मैंने ये कॉइल बना ली, है ना, ये देखो इधर से ऐसे, और ऊपर से देखोगे तो ऐसे लगेगा। और ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में है, इसको मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा इस टॉपिक में। तो सॉफ्ट आयरन कोर पे मैंने कॉइल बनाई है, तो यहां तो सॉफ्ट आयरन कोर लगेगा। उस सॉफ्ट आयरन कोर को मैं डायग्राम में शो कर देता हूं। सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंड्रिकल शेप का, ये चेंज होएगा। द कॉइल इज बाउंडेड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा रेडियल बनाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट ये जो फ्लैट पोल्स थे, इन पोल्स को हम करेंगे कर्व, कॉनकेव। देखो इस तरीके से, पहले ये फ्लैट थे ना लाइक दिस, पहले फ्लैट थे, अब मैंने इसको कर दिया कर्व लाइक दिस, कर्व कर दिया, है ना। तो ये कर्व्ड हो गए कॉनकेव पोल्स, इसको भी कॉनकेव कर दो। So now these two poles are not flat poles, they have been concave। ऐसे कॉनकेव कर दिया गया, ऐसे देखो, ऐसे कॉनकेव कर दिया इनको, है ना। अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, यहां से निकलेगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो यहां पहुंचेगी लाइक दिस, और जो यहां से निकलेगी वो यहां पहुंचेगी लाइक दिस। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। दिस इज नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसको अगर आप ऐसे ऊपर से देखोगे, ऊपर से यूं ऐसे देखोगे लाइक दिस, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही, ऐसे जाएगी, ये सेंटर वाली ऐसे जाएगी, नीचे से यूं जा रही होगी। दिस इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बनाकर दिखाएंगे अभी। सो नेक्स्ट इज कि कैसे हमने इस प्रॉब्लम को दूर किया है, वो मेंशन करते हैं। To remove this problem, we use radial magnetic field with the help of
with the help of concave poles, with the help of concave poles and winding the coil over a soft iron core, और ये आयरन कोर होती है सिलिंड्रिकल शेप की। ये आयरन कोर होती है सिलिंड्रिकल शेप की। सो व्हाट वी आर डूइंग टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड with the help of a concave poles and winding the coil over a soft iron core। अगर आप इसको ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर से ऑब्जर्व करने में डायग्राम कैसा दिखेगा, ये डायग्राम एनसीईआरटी में बनाया गया है, इस तरीके से दिखेगा। इधर नॉर्थ पोल है and this side we are having a south pole and this is core, soft iron core, जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे दिखाई देंगे वायर पे, और इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा लाइक दिस। मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, देखो आप ध्यान से, मैंने अभी आपको करके दिखाया था ना कि सपोज दिस इज द कॉइल ऑफ n टर्न्स and it has been wounded over a soft iron core। ये soft iron core, एक मिनट अरेंज कर लेता हूं इसको अच्छे से, give me a minute। This is the rectangular coil और ये मेरा soft cylindrical core है soft iron का। इसको अगर मैं इसके ऊपर वाउंड अप करूं लाइक दिस, ये देखो ये मैंने कोर को वाउंड अप कर लिया। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ऐसे नजर आएगा ना, ये देखो ये डायग्राम ऐसे नजर आएगा। ओके, तो करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक दिस, तो करंट का मैंने एरो मार्क कर दिया। तो ये जो सर्कल है ये सिलिंड्रिकल कोर का सर्कल है और ये वायर्स है, कॉइल के वायर्स, नंबर ऑफ टर्न्स शो कर रखे हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, इधर साउथ पोल में चली जाएगी। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगी, ये ऐसे जाएगी। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ये ऐसे जाएगी। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ये वाली लाइन ऐसे जा रही होगी, ऐसे इधर से जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस like this, like this, like this, है ना? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो देखो इस ये कहलाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल क्यों कहला रहा है इसको भी समझ लो। अगर आप देखोगे ये एक सर्कल बन जाएगा ना ऐसे, और हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सर्कल के डायमीटर पे, डायमीटर कह लो या रेडियस कह लो, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज रेडियल। रेडियल मतलब रेडियस, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? देखो कॉइल का एरिया, दिस इज कॉइल, कॉइल का एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द कॉइल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉइल। अब क्योंकि कॉइल ऐसे है, सो दिस इज द कॉइल, कॉइल का एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस। ये कॉइल का एरिया वेक्टर होगा, कॉइल का एरिया वेक्टर इस तरीके से, सो दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल लाइक दिस। अब देखो इस एरिया वेक्टर के साथ ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंगल 90 बनाएंगे, एंगल 90 है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए साइन थीटा हमेशा 1 हो जाता है क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इफेक्टिव है बस यहां पर। ओके, तो ये कोर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, कोर रेडियल फील्ड या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके का होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मिलता है? कॉनकेव पोल से मिलेगा, और उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वी कैन यूज अ सॉफ्ट आयरन कोर, वी कैन यूज अ सॉफ्ट आयरन कोर ओवर व्हिच द कॉइल इज माउंटेड।
ठीक। तो अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से अगर साइन की वैल्यू 1 हो चुकी है तो ये वैल्यू 1 मैं अगर इस वाले फॉर्मूले में डाल दूं, इस इक्वेशन में, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है इसको, तो sin थीटा को 1 कर देंगे तो I k/nba 5, k/nb तो पहले ही कांस्टेंट है ना, इसको गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट बोलते हैं या रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। तो मेरा फॉर्मूला फाइनली क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को मैं यहां लिखूंगा बेटा, उसके बाद यहां से कॉपी करना है, ध्यान रखिएगा, ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। So for radial magnetic field, sin theta is equals to 1, देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लग गया यहाँ पर, sin थीटा 1 हो गया, and इक्वेशन 1 gives, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, I is equals to k/nba, this is a constant known as galvanometer constant, k/nba into 5. Now I is directly proportional to 5, इसको इक्वेशन नंबर 2 करो। Now I is directly proportional to 5 and we can have a linear scale, we can have a linear scale। यहां से मैं इसको रब कर देता हूं, ये आप ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं। Now I is proportional to 5 and we can have a linear scale for our galvanometer। अपने गैल्वेनोमीटर का अब हमें लीनियर स्केल मिल जाएगा, मतलब एक ऐसा स्केल जहां पर सारे रीडिंग्स के बराबर में, सारे रीडिंग्स के बीच में बिल्कुल इक्वल गैप होगा, और ये पॉइंटर जब इस स्केल पर रीडिंग लेगा तो करेक्ट रीडिंग आएगी हमारे करंट के लिए, क्योंकि करंट इज प्रोपोर्शनल टू 5। अब जितना एंगल कॉइल घूम रही होगी उतना ही पॉइंटर घूम रहा होगा, एंड करंट इज प्रोपोर्शनल टू दैट एंगल, सो वी कैन हैव अ लीनियर स्केल। ऐसे के लिए हम यहां पर लीनियर स्केल बनाकर अपने गैल्वेनोमीटर को कंप्लीट करते हैं। दिस इज हाउ अ गैल्वेनोमीटर वर्क्स, इस तरह से गैल्वेनोमीटर काम करता है, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे एक चीज यहां पर, k/nba, ये वाला फैक्टर k/nba, k व्हाट इज k? k इज टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट यहां पर बहुत कम होना चाहिए, और बहुत कम वैल्यू ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट जिस मटेरियल को यूज करके मिलेगा, दैट इज फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्यों ये कम वैल्यू होनी चाहिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो y का आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, बट अभी मैंने आपको एक चीज बता दी है कि स्प्रिंग इज मेड ऑफ अ मटेरियल नोन एज फॉस्फर ब्रॉन्ज, क्योंकि उस मटेरियल के लिए k की वैल्यू बहुत कम होती है, और हमें यहां पर स्प्रिंग लेस वैल्यू ऑफ k वाली लगानी है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है, कंटिन्यू करेंगे इस चीज को नेक्स्ट लेक्चर में। अभी वक्त हो गया है इस सब चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली, थोड़ा थ्री डायमेंशनली दिखाने का, तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। सपोज आई एम हैविंग अ कॉइल, ये वही कॉइल है जो मैंने लास्ट लेक्चर में यूज की थी, ठीक है। दिस इज अ कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। अब मैंने क्या करा, इस कॉइल के ऊपर देखो ये पॉइंटर लगा दिया, दिस इज अ पॉइंटर, है ना, ये पॉइंटर अरेंज कर दिया, ये पॉइंटर स्केल पे घूमेगा, ठीक। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज लाइक दिस, ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, जो आपको इस लेक्चर के शुरू में भी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। इट एंड इफ दिस कॉइल इज कैरिंग करंट, तो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, और टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा, लेकिन इसको रोकना भी तो है सही जगह पर, इसको रोकना है सही जगह पर, तो उसके लिए नीचे क्या करते हैं, नीचे लगाते हैं स्प्रिंग, इस तरीके से देखो, ये लगा दी नीचे स्प्रिंग, है ना, ये स्प्रिंग लगा दी है, और स्प्रिंग का नीचे वाला एंड कर दिया है फिक्स, इस एंड को मैंने फिक्स कर दिया है। अब अगर मैं इस एंड को फिक्स करके देखो, अब आपको दिखाता हूं, अब ये एंड फिक्स है नीचे वाला, और अगर ये कॉइल घूमेगा लाइक दिस, तो नीचे स्प्रिंग में बन रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर मैं इसको रिलीज करूंगा, देखो रिलीज करते ही ये वापस आ रहा है ना, वापस अभी कॉइल घूम रहा है, कॉइल के साथ साथ पॉइंटर घूम रहा है, और रिलीज करूंगा, रिलीज करते ही ये देखो वापस आता है ना। तो ये इस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है,
वो इसको आगे घूमने से रोक रहा है। जब ये इसको घूमने से रोकेगा, ए यहां रुक गया, यहां पर आ गया इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन। इक्विलिब्रियम मतलब जो इस कॉइल के अंदर टॉर्क बना था NIAB, वो टॉर्क स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क जो है K phi, उसके इक्वल एंड अपोजिट हो गया। तो स्प्रिंग ने इसको रोक लिया यहां पर। तो यहां पर ये पॉइंटर रीडिंग देगा, और अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये वापस भी आएगा। देखिए इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूं आपको, ऐसे देखो, ये कॉइल है, कॉइल को मैं रोटेट करता हूं लाइक दिस, रोटेट करा, ऊपर स्प्रिंग में बन गया होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं बना तो ये वापस नहीं जाएगा छोड़ने के बाद, और अगर छोड़ने के बाद वापस गया तो समझ लो रिस्टोरिंग टॉर्क बना होगा। ये गई कॉइल वापस, तो रिस्टोरिंग टॉर्क बना है। इस तरह से रिस्टोरिंग टॉर्क बनता है। इस स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट K है, और ये स्प्रिंग फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल की ली जाती है। ठीक, तो हमारा ये स्प्रिंग का वर्किंग भी समझ में आ गया, ऊपर पॉइंटर कैसे काम कर रहा है ये भी समझ में आ गया। ये पॉइंटर, अब देखो यहां पर दिस इज द पॉइंटर। जब ये पॉइंटर ऐसे इस स्केल पर घूमेगा तो स्केल पर रीडिंग देगा, ये ऐसे कर देगा। जब ये पॉइंटर ऐसे स्केल पर घूमेगा तो ये पॉइंटर रीडिंग देगा, जहां पर भी रुक जाएगा वहां पर आपकी रीडिंग आ जाती है। ठीक है, दिस इज हाउ अ गैल्वेनोमीटर वर्क्स। इस तरह से गैल्वेनोमीटर काम करता रहता है। और गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो सॉफ्ट आयरन कोर को यहां रखो, उस पे वाउंडेड की जाती है। ठीक है, सो दैट जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। जितना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना अच्छा गैल्वेनोमीटर बनेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लोगे उतना ज्यादा अच्छा गैल्वेनोमीटर बनेगा। जितनी ज्यादा बड़ी कॉइल का एरिया बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा गैल्वेनोमीटर बनेगा। लेकिन कॉइल बड़ी करने से गैल्वेनोमीटर भी तो बल्कियर हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एरिया पे हमारे थोड़ा लिमिट है, हम एरिया बहुत बड़ा नहीं कर सकते। गैल्वेनोमीटर को उठाकर भी तो ले जाना होता है अपने लैब में एक जगह से दूसरी जगह पर। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। बाकी आगे की चीजें हम करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर नेक्स्ट लेक्चर में। आज अपना लेक्चर यहीं रोकते हैं, और आज के लेक्चर के फिनिश होने के साथ साथ ही अगेन माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि आपको आज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टॉपिक कैसा लगा ये जरूर मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अगर कोई पॉइंट अभी भी ऐसा है कि आपको समझ नहीं आया तो वो भी बताएं, और अगर आपने बहुत अच्छा एंजॉय करके पढ़ा है तो वो भी शेयर करें। इन सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं एनकरेजमेंट फील करूंगा आगे और भी अच्छी बेस्ट अप्रोच के साथ आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करने के। एंड यहाँ से आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है बच्चों, तो वीडियोस को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइमिंग पे मिलता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज गोइंग टू बी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। टिल देन बाय बाय।